हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अपनी इस क्लास के अंदर अपना एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बात करें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो आखिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? तो अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर ये देखा कि डिमांड क्या होता है और डिमांड किस तरीके से रिएक्ट करता है, यानी जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में कैसा रिएक्शन होता है वो हम देख चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। अगर आपने वो क्लासेस पहले नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को सबसे पहले देख कर आओ, उसके बाद आप इस क्लास को देखना। तो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया कि प्राइस और डिमांड के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और वो इनवर्स रिलेशनशिप क्या कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कितने से डिक्रीज होगी। यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन कितने से डिक्रीज होगी ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें रिलेशनशिप तो पता है, लेकिन वो कितनी क्वांटिटी में होगा ये बात हमें नहीं पता। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यही बात बताता है कि बाय हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस, कितने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। आखिर कितना क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आएगा जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो कितने से को बताने के लिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक बना हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी यही बात कहती है। डेफिनेशन क्या कहती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन व्हिच डिमांड डिपेंड्स, सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपकी डिमांड का डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितना होगा। ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब होता है रेट, और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होगा रिएक्शन, यानी आपके डिमांड में कितने से रिएक्शन आएगा। रिएक्शन मतलब आपकी डिमांड कितने डिग्री से रिएक्ट करेगी, कितने से बढ़ेगी, कितने से कम होगी। तो डिग्री का मतलब होगा रेट, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होगा रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा हमारी डिमांड का, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कब? जब चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, किसी एक वेरिएबल के अंदर जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड होती है। तो आखिर कौन कौन से वो वेरिएबल है जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड होती है और उनके अंदर चेंज आने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आएगा। आप ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हमारी क्वांटिटी डिमांड डिपेंड होती है कुछ वेरिएबल्स के ऊपर जिनमें चेंज आता है, उसकी वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है। तो आखिर कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड होती है? आपको पता है कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? हमारा सबसे पहला वेरिएबल है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर डिमांड डिपेंड होती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर चेंज आएगा, उसकी वजह से डिमांड की डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितनी होगी, डिमांड में कितने डिग्री का चेंज आएगा, उसी को मेजर करने का तरीका हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि आखिर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, या फिर इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। हमें पता है अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो बात हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में भी अगर चेंज आ जाए तो हमारी डिमांड में चेंज आ जाता है, ये भी हमें पता है, ये भी हम पहले देख के आ चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, ये बात हमें नहीं पता। ये बात कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजरली चार टाइप्स के होते हैं या चार काइंड्स के होते हैं। चार मेन कैटेगरी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फोर्थ है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये चार मेन हमारी इलास्टिसिटी के काइंड्स होते हैं। अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसके अंदर क्या होगा? प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हम मेजर करेंगे। दूसरा होगा हमारा इनकम इलास्टिसिटी के अंदर कि इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है। तो वही बात हमें बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से हमारी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा। हमने देखा था चाय और कॉफी का एग्जांपल। चाय और कॉफी दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर हम चाय की डिमांड को देखें तो हमें कॉफी के प्राइस में चेंज करना पड़ेगा, और अगर कॉफी के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से चाय की डिमांड में भी चेंज आता है। तो दोनों में क्रॉस कनेक्शन है, कॉफी के प्राइस में और चाय की डिमांड में दोनों में क्रॉस कनेक्शन है। तो इसीलिए इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, वहां पर मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा इसको। अभी के आप उसकी टेंशन मत लो। लास्ट है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये चार हमारे मेन काइंड्स हैं इलास्टिसिटी के।
एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 90% चांस यही होते हैं कि आपके एग्जाम में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मार्शल ने क्या कहा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? Elasticity of demand of a commodity in a market may be great or small depending upon the quantity demand increase much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। तो डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले आप ये देखो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहेगा। मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही कहेगा कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। यानी अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन सवाल ये आता है, प्राइस इलास्टिसिटी हमें ये बता देता है कि आखिर डिमांड में कितने से चेंज आएगा, कितने से डिमांड बढ़ेगी और कितने से डिमांड कम होगी। तो ये बात हमें प्राइस इलास्टिसिटी बता देगा। तो उसी बात को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर मार्शल ने बताया। और क्या बताया? मार्शल ने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन अ मार्केट मे बी ग्रेट और स्मॉल। तो मार्शल ने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी कमोडिटी की मार्केट के अंदर कितनी है, ग्रेट यानी ज्यादा है, स्मॉल यानी कम है। तो किसी कमोडिटी की मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है या कम है, वो हम कैसे पता लगाते हैं? तो वो हम इस तरीके से पता लगाते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। तो जब आपकी कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा तो उस समय पर आपकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड कम बढ़ेगी कि ज्यादा बढ़ेगी, वो तय करेगा कि मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ग्रेट है कि स्मॉल है, यानी ज्यादा है कि कम है। अगर कमोडिटी के प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज मच, तो हम कह सकते हैं मार्केट के अंदर इस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, यानी ग्रेट इलास्टिसिटी है। अगर प्राइस के कम होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है, लेकिन लिटिल इंक्रीज करती है, यानी बहुत थोड़ा इंक्रीज करती है, तो हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर इस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, यानी स्मॉल है। तो प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज तो करेगी, लेकिन सवाल ये आता है कि कितनी करेगी, ज्यादा करेगी कि कम करेगी। ज्यादा करेगी तो हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, कम करेगी तो हम कहेंगे मार्केट के अंदर इसकी इलास्टिसिटी कम है। उसी तरीके से जब प्राइस इंक्रीज होता है किसी कमोडिटी का, तो होता क्या है, डिमांड डिक्रीज करती है। लेकिन वही सवाल आएगा, डिमांड कितने से डिक्रीज करेगी? थोड़ी डिक्रीज करेगी, डिमिनिशेस मच और लिटिल, कि ज्यादा डिक्रीज करेगी। तो कितनी इंक्रीज करेगी, कितनी डिक्रीज करेगी, वही बात हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है। तो मार्शल ने सिर्फ इतना ही कहा कि किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी मार्केट के अंदर कितनी है, वो डिपेंड करता है कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद आखिर उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड कर रही है, कितनी रिएक्ट कर रही है, कम या ज्यादा। इसी बात को हम सिंपल वर्ड्स में कहें, इन सिंपल वर्ड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोवाइडेड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक तरीके से डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है। मैंने आपको कहा ये बताता है कि अगर रिस्पॉन्स रिएक्शन कितना मिलेगा, क्वांटिटी डिमांड कितने से रिएक्ट करेगी। जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होगा, कितने डिग्री से क्वांटिटी डिमांड रिएक्ट करेगी। लेकिन वहां पर एक कंडीशन है कि ऑल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी को स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पर बाकी अदर फैक्टर्स हमारे सारे कांस्टेंट रहेंगे, यानी कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट रहेगी, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, पॉपुलेशन का साइज भी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, यानी सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ चेंज किसमें आएगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी। कितना करेगी वो हम मेजर कर लेंगे। इसी बात को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ 1% चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, हम जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इलास्टिसिटी जो है वो परसेंटेज में निकाली जाती है, कि इलास्टिसिटी का जो हम मेजरमेंट करेंगे वो परसेंटेज में होता है। हम इलास्टिसिटी के अंदर ये मेजर करते हैं कि इतने % प्राइस में चेंज आने की वजह से इतने % क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। इलास्टिसिटी के अंदर जो हम डिमांड चेंज होने की मेजरमेंट करते हैं वो हम परसेंटेज में करते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर परसेंटेज में आता है। तो ये कह रहा है कि अगर 1% यानी 1% का चेंज आता है प्राइस के अंदर, 1% चेंज इन प्राइस, तो हाउ मच % चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो हमारे क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितने % चेंज आएगा, ये हमें पता लगाना होता है। प्रोवाइडेड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, 1% अगर हमारे प्राइस के अंदर चेंज आता है तो कितने % से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, ये बात हमें कौन बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, मैं ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा, आखिर ये किस तरीके से बना सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से आप सुनते चलो बस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है।
इसीलिए परसेंटेज का साइन आया। अब हमें निकालना क्या है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है। तो प्राइस हमारा बेस है, इसलिए उसको हमने नीचे रखा, क्योंकि प्राइस में चेंज आएगा जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या हम इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी बोल सकते हैं। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करा जाता है, यानी अगर हम कहें इकोनॉमिक्स के अंदर चेंज का सिंबल क्या होता है तो वो डेल्टा होता है। तो चेंज की जगह हमने डेल्टा लिख दिया, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही बात है, सेम ही फॉर्मूला है। तो आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, तो उसको हम समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, आखिर ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बना। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हमें इस फॉर्मूले को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आखिर होता क्या है और वो निकलता कैसे है, और फिर हमें समझना होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता क्या है और वो निकलता कैसे है। ये दो बातें हमें समझनी होगी, तब जाके हमें ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो ये दोनों बातों को मैं आपको समझाता हूँ, आप ये एग्जांपल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। A student score 40 marks in test 1 and 60 marks in test 2। एक स्टूडेंट है, उसके टेस्ट 1 के अंदर 40 मार्क्स आते हैं, वो अपनी क्लास में एक टेस्ट 1 देता है जिसमें उसके 40 मार्क्स आते हैं। उसके बाद फिर उसका दूसरा टेस्ट होता है जिसके अंदर उसके 60 मार्क्स आते हैं। तो पहले टेस्ट में 40 आए, दूसरे टेस्ट में 60 मार्क्स आए। अब वो पूछ क्या रहा है, हाउ मच मोर परसेंटेज डिड ही गेट इन टेस्ट 2 देन इन टेस्ट 1। तो अब सवाल ये है यहाँ पर कि आखिर कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए उसके टेस्ट 2 में एज कंपेयर टू टेस्ट 1। टेस्ट 1 के मुकाबले उसके टेस्ट 2 में कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट 1 के मुकाबले टेस्ट 2 में उसके मार्क्स में कितने परसेंट का चेंज आया। तो आखिर कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए वो कैसे हम निकालेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट 2 के मार्क्स लेंगे, दूसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए 60, पहले टेस्ट में कितने मार्क्स थे 40, कितने का चेंज आया 20 का, यानी 20 नंबर ज्यादा आए अपॉन में 40। हमें कंपैरिजन किससे करना है, टेस्ट 1 से। टेस्ट 1 के मुकाबले टेस्ट 2 में कितने ज्यादा आए, तो टेस्ट 1 से कंपैरिजन करना है, तो टेस्ट 1 के मार्क्स को हम बेस में रखेंगे, इनटू में 100 परसेंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो 20 अपॉन 40 इंटू 100 50%। तो इसका मतलब हमारे टेस्ट 1 के मुकाबले टेस्ट 2 में 50% ज्यादा मार्क्स आए। टेस्ट 1 में 40 आए थे, टेस्ट 2 में 60 आ गए, यानी 50% ज्यादा मार्क्स आए एज कंपेयर टू टेस्ट 1। या मैं कहूं 50% मार्क्स का चेंज आया है टेस्ट 2 में एज कंपेयर टू टेस्ट 1। ये निकाला कैसे हमने, टेस्ट 1 हमारा पुराना वाला टेस्ट है, टेस्ट 2 हमारा नया वाला टेस्ट है। नए वाले टेस्ट के मार्क्स माइनस पुराने वाले टेस्ट के मार्क्स, यानी टेस्ट 2 के मार्क्स माइनस टेस्ट 1 के मार्क्स, अपॉन में पुराने वाले टेस्ट के मार्क्स यानी टेस्ट 1 के मार्क्स, नए वाले टेस्ट के मार्क्स माइनस पुराने वाले टेस्ट के मार्क्स। इससे क्या निकला हमारा कि कितने मार्क्स का चेंज आया, ये निकल गया 20 मार्क्स का चेंज आया, अपॉन में जिससे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किससे करना है, पुराने वाले टेस्ट से। कंपैरिजन करना है हमें पुराने वाले टेस्ट से नए वाले टेस्ट का। पुराने वाले टेस्ट के मार्क्स को हमने बेस में रखा, इनटू में 100, परसेंटेज में निकालना है इसलिए इनटू में 100 कर दिया। तो अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाले या परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज डेल्टा लगा के, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलता है, आप वही टेस्ट वाला तरीका अपनाओ। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, अब ये देखो, पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है कि आखिर कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया। यानी हमारी पहले कोई क्वांटिटी डिमांड रही होगी पुरानी वाली, उससे हम नई वाली क्वांटिटी डिमांड का मुकाबला कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा पुराना वाला टेस्ट था टेस्ट 1 और नया वाला टेस्ट था टेस्ट 2, तो हमने नए वाले टेस्ट को कंपेयर किया पुराने वाले टेस्ट से और ये देखा कि पुराने वाले टेस्ट के मुकाबले नए वाले टेस्ट में कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए। वैसे ही हमें यहाँ पर देखना है, तो हमारी एक पुरानी वाली क्वांटिटी डिमांड है, एक नई वाली क्वांटिटी डिमांड है, और हमें ये देखना है कि पुरानी वाली क्वांटिटी डिमांड के मुकाबले नई वाली क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। तो हमें कंपैरिजन किससे करना है, पुरानी वाली क्वांटिटी डिमांड से। तो हम यहाँ पर सेम वही टेस्ट वाला तरीका लगाएंगे जो हमने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में लगाया, नई वाली डिमांड माइनस ओल्ड वाली डिमांड। इससे हमारा क्या आ जाएगा, डिमांड में कितना चेंज आया। नई डिमांड में से अगर हम पुरानी डिमांड को माइनस कर दे तो कितना चेंज आया ये हमें पता चल जाएगा, अपॉन में ओल्ड वाली डिमांड यानी पुरानी वाली डिमांड। क्योंकि हमें पुरानी वाली डिमांड से कंपेयर करना है नई वाली डिमांड को, तो हम डिनोमिनेटर में पुरानी वाली डिमांड लिखेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पुराना वाला टेस्ट लिखा था यानी टेस्ट 1 लिखा था। तो यहाँ पर हमारा 60 माइनस 40 20 आया था, यानी चेंज कितना आया, टेस्ट 1 के मुकाबले टेस्ट 2 के मार्क्स में 20 का चेंज आया, अपॉन में पुरानी वाला टेस्ट यानी टेस्ट 1। उसी तरीके से यहाँ पर हम न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड करेंगे तो हमारा चेंज आ जाएगा कि आखिर डिमांड में कितना चेंज आया, अपॉन में ओल्ड डिमांड कि पुरानी वाली डिमांड कितनी थी। अभी आप टेंशन मत लो, हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे बहुत सारे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसके आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, वहां पर हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इनटू में 100, अब 100 क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो इसीलिए इनटू में 100 कर दिया। उसी तरीके से अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें तो नया वाला प्राइस माइनस ओल्ड वाला प्राइस, तो यहाँ पर हमारा प्राइस चेंज आ जाएगा कि आखिर कितने से प्राइस में चेंज आया, अपॉन में ओल्ड वाला प्राइस इनटू में 100। तो अब ध्यान से देखो, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड करते हैं तो क्या आता है, डिमांड में कितना चेंज आया वो निकल के आ जाएगा, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल के आ जाएगा, अपॉन में ओल्ड डिमांड। ओल्ड डिमांड मतलब जो पहली वाली क्वांटिटी डिमांड थी, जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड थी,
ओरिजिनल हो गई हमारी ओल्ड वाली क्वांटिटी डिमांड और जो चेंज होगी वो होगी हमारी नई वाली क्वांटिटी डिमांड। तो अगर हम न्यू को ओल्ड से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां पर हमने लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में ओल्ड डिमांड। ओल्ड डिमांड क्या होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, यानी जो पहले वाली क्वांटिटी डिमांड थी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। हमने करा क्या, हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था, इस फॉर्मूले को और खोल दिया और हम इसके डिटेल में गए तो हमें पता चला कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये किस तरीके से निकला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड यानी ओल्ड वाली क्वांटिटी डिमांड इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। फिर इसके अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में आएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये था हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कैसे निकलेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस यानी हमारा चेंज इन प्राइस आ जाएगा। ये आ गया हमारा चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस यानी जो ओल्ड वाला प्राइस था और इनटू में 100 कर देंगे। तो हमने परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज इन प्राइस के फॉर्मूले को और ज्यादा खोल दिया और डिटेल में चले गए। अगर जब हमने पता किया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलता है तो वो इस तरीके से निकलता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100 तो हम लगाएंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है और 100 से 100 कट जाएगा। तो अब यहां पर क्या बचा, चेंज को हम डेल्टा लिख सकते हैं। तो हम क्या सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी डेल्टा क्यू अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड को हम सिर्फ क्यू लिख सकते हैं, क्यू से डिनोट कर सकते हैं। उसी तरीके से चेंज इन प्राइस को हम डेल्टा पी लिख सकते हैं अपॉन में ओरिजिनल प्राइस को हम पी लिख सकते हैं। 100 से 100 तो कट गया तो यहां पर क्या आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा पी अपॉन क्यू। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर इसको सॉल्व करके ये कैसे आया, हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला बना कैसे, तो मैं उसको समझा देता हूं आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू था और अपॉन में था डेल्टा पी अपॉन पी। अब ये सॉल्व करके आखिर हमारा एक फॉर्मूला कैसे बना, इसके बीच में दो स्टेप है, आप ध्यान से देखो। डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर इसके पूरे अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाके हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। डिवाइड में कोई चीज होती है उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा p अपॉन डेल्टा क्यू। तो ये हमारा हो गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, एज इट इज आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो हमने, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, हमारा p अपॉन डेल्टा क्यू हो गया। उसके बाद डेल्टा वाले को डेल्टा के नीचे रख देंगे। हम इस डेल्टा p को इधर लिख सकते हैं और इस q को इधर ला सकते हैं। तो हमने लिख दिया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा p इनटू में p अपॉन क्यू। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ऊपर जो हमने फॉर्मूले देखे थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला कुछ अलग तो है नहीं। इस फॉर्मूले को अगर हम खोल देते हैं तो हम नीचे वाले फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। तो हमें एग्जाम में कई बार परसेंटेज में डाटा दिया होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। कई बार जो है हमें डाटा इस तरीके से दिया होगा, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस करके बता रखा होगा, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस, ओल्ड डिमांड न्यू डिमांड, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें दोनों ही तरीके से फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंशन आप मत लो, आप बस इतना देखो कि आपको अभी तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई, क्योंकि बाकी बातें आपको सारी न्यूमेरिकल के थ्रू समझ में आने वाली है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो आगे चलते, नहीं भी समझ में आया तो भी आप आगे बढ़ो, आप मेरे साथ आगे चलते चलो। अंटिल अदरवाइज मेंशन वी विल कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। तो हमने देखा हमारे पास बहुत सारी इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी, तो कई सारी इलास्टिसिटी होती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में प्राइस इलास्टिसिटी का भी डाटा दे दे, इनकम इलास्टिसिटी का भी डाटा दे दे एक ही क्वेश्चन के अंदर और लिख दे सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करो, तो आपको कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपसे जब तक स्पेसिफिक कोई इलास्टिसिटी के बारे में ना बोला हो कि प्राइस इलास्टिसिटी निकालो कि इनकम इलास्टिसिटी निकालो, तो आपसे जब तक स्पेसिफिक होकर कोई बात ना बोली हो तो आप ये मान के चलोगे कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। दूसरा नोट क्या कह रहा है, सिंस देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, therefore value of price elasticity of demand will negative, but for our convenience we ignore negative sign and consider only numerical value of प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकालने जाएंगे, जब हम अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां पर हम वैल्यू निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो वो वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगी, हमेशा माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच, तो हमेशा माइनस में आएगी। लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने कन्वीनियंस के लिए उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और
अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, आखिर हम इग्नोर क्यों करेंगे नेगेटिव साइन को, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है कंसीडर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारी डिग्री होती है। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो सबसे पहला टाइप है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब ये होती क्या है वो हम देखेंगे। अब ये देखो, इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारी वैल्यू आएगी प्राइस इलास्टिसिटी की, वो हमेशा 0 आएगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो हमेशा 0 होगी। किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर। अब ये होता क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड? क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज at all whatever the change in price, that is price of the commodity may rise or fall but quantity demand of a commodity will remain same। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, फिर चाहे आपके प्राइस के अंदर कितना भी चेंज आता रहे, यानी आपका प्राइस कितने से भी इंक्रीज और डिक्रीज करता रहे, आपकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में राइज और फॉल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपकी बढ़े चाहे कम हो, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विल रिमेन सेम। क्वांटिटी डिमांड जो है कमोडिटी की सेम रहती है परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में। अब ये कब होगा? अगर आप नमक को देख लो, नमक का प्राइस यानी सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो हमें चाहिए और जितनी हमें जरूरत होगी उतना ही चाहिए, ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए। फिर चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ता रहे चाहे कितना भी कम होता रहे, जितना हमें चाहिए उतना हम लेंगे। तो नमक की क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रहती है, फिर चाहे उसके प्राइस में जितना मर्जी चेंज आता रहे। इसको हम न्यूमेरिकल से देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दे रखा है। प्राइस जो है पहले 20 था और क्वांटिटी डिमांड 10 थी, फिर जो है प्राइस 40 हो गया यानी प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी डिमांड तब भी 10 ही है, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांड हमारी सेम ही है। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इसका नाम परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों पड़ा? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझो। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। रिस्पॉन्सिवनेस यानी आपकी क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है, कम या ज्यादा। रिस्पॉन्स तो करनी चाहिए, कम करे या ज्यादा करे वो अलग बात है, लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स करना। लेकिन यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांड तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही, प्राइस बढ़ रहा है उसके बावजूद क्वांटिटी डिमांड सेम है। यहाँ पर रिस्पॉन्स तो है ही नहीं क्वांटिटी डिमांड के अंदर, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। पूरी तरीके से इनइलास्टिक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है ही नहीं, ये कम ज्यादा हो ही नहीं रही, ये रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही, तो इसके लिए जो नाम पड़ा इसका वो पड़ा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूरी तरीके से इनइलास्टिक है। यहाँ पर इसका प्राइस इंक्रीज हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांड अभी भी कांस्टेंट ही है। हमने प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला देखा था, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यू हो गया हमारा ओल्ड डिमांड यानी ओरिजिनल डिमांड। उसी तरीके से हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन में पी। डेल्टा पी हो गया हमारा चेंज इन प्राइस और पी हो गया हमारा ओल्ड प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है। ये हो गया हमारा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। तो अगर आप डेल्टा क्यू निकालो तो कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू क्या है हमारा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज आया? 0, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। और अगर हम चेंज इन प्राइस निकालें, चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालते हैं? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो न्यू प्राइस हमारा 40 है, ओल्ड प्राइस हमारा 20 है, 40 माइनस 20 हो गया, इंटू में पी अपॉन क्यू यानी ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी यानी ओरिजिनल प्राइस अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 10। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा 20 हो गया, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 10 हो गई। 20 से 20 कट गया, आ गया 0/10। 0/10 अगर हम करेंगे तो आएगा क्या हमारा आंसर? 0। तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई? 0। मैंने आपको बोला था परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में वैल्यू हमेशा 0 आती है। लेकिन अब इसको समझना जरूरी है कि आखिर ये क्या कह रहा है, आखिर ये वैल्यू कहती क्या है। हमने ऊपर पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया। हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम ये देखेंगे कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 है। तो इस 0 का मतलब क्या है वो सुनो पहले। 0 का मतलब यह है कि अगर आपके प्राइस में 1% का चेंज आता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर 0% का चेंज आएगा। ये बात आप ध्यान से सुनो। मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया था कि 1% प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा वही हम निकालेंगे। तो वो जो कितने परसेंट चेंज आएगा वही हमारी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब 1% प्राइस में चेंज आने की वजह से 0% क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, यानी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा हमारी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। अब बात करें इसके डायग्राम की। इसका डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम कहता है कि वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी डिमांड है। पहले प्राइस हमारा पी था, क्वांटिटी डिमांड हमारी यहाँ पर थी, फिर हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज करा लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। क्वांटिटी डिमांड हमारी अभी भी आई है। प्राइस हमारा डिक्रीज करा तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांड यही है। प्राइस चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, क्वांटिटी डिमांड हमारी सेम ही है, उसमें कोई चेंज आ नहीं रहा।
तो परफेक्टली इनइलास्टिक का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये जो है हमारा वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिमांड का फॉर अ कमोडिटी विल बी वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बात करें हमारे सेकंड टाइप की, जो कि होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है इनइलास्टिक डिमांड। ऊपर था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, लेकिन यहाँ पर परफेक्टली वर्ड नहीं है, यहाँ पर है इनइलास्टिक डिमांड। आपको इसके सारे नामों का मतलब समझ में आ जाएगा जब आप ये समझ लोगे कि ये कहता क्या है। इसके केस में जो आंसर आएगा, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। 0 तो आ गई परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में, तो यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी वो 0 से ज्यादा आएगी, लेकिन 1 से कम आएगी। इस केस में आंसर 0 से ज्यादा आने वाला है, 1 से कम आने वाला है, यानी लेस देन 1 होगा। प्राइस इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। लेकिन ये होगी क्यों और ये कहता क्या है? ये कहता है क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस इन अ लेसर प्रोपोर्शन देन फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है जब आपकी कमोडिटी का प्राइस कम होगा यानी फॉल इन प्राइस होगा, तो उस टाइम पे आपकी कमोडिटी की डिमांड राइज होगी। वो तो आपको पता है कि प्राइस कम होने पे हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी वो लेसर प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, यानी कम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी एज कंपेयर टू फॉल इन प्राइस। ध्यान से समझो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होगा वो लेस होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसको इस डायग्राम से समझते हैं, आपको क्लियर होगा। देखो, प्राइस पहले P था, क्वांटिटी डिमांड Q थी। प्राइस जो है वो कम हुआ, प्राइस P से P1 पे आया, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी Q से Q1 पे आ गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। उसी तरीके से प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस P से P2 पे गया, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो क्वांटिटी डिमांड जो है Q से Q2 पे आ गई, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर प्राइस के अंदर गैप देखो, प्राइस कितना ज्यादा कम हुआ था, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है थोड़ी सी बढ़ी थी। उसी तरीके से प्राइस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है थोड़ी सी कम हुई थी। यानी जितना प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांड के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस तो कम है। प्राइस तो बहुत ज्यादा कम हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांड तो बहुत थोड़ी सी बढ़ी। उसी तरीके से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा और क्वांटिटी डिमांड थोड़े से कम हुई। तो प्राइस में जब चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आ रहा है। प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी डिमांड के अंदर लेसर प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है। वही बात ये कह रहा था कि क्वांटिटी डिमांड आपकी राइज करेगी, लेकिन लेसर प्रोपोर्शन में करेगी एज कंपेयर टू फॉल इन प्राइस। जितने से प्राइस कम होगा उससे कम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी। वही बात इसने भी कही थी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो होगा, लेकिन लेस होगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम इसका डायग्राम बनाए, डिमांड कर्व बनाए, तो कैसे बनेगा? इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका जो डिमांड कर्व बना उसको हम बोलते हैं स्टीपर डिमांड कर्व। ये होता है हमारा रिलेटिवली स्टीपर, इसको हम स्टीपर बोलते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल से समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पर प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी डिमांड दे रखी है। प्राइस पहले 20 था, डिमांड हमारी 10 थी। जब प्राइस 60 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 5 हो गई, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई। अब इसकी इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूले को हम लगाएंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या है? हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। न्यू डिमांड है हमारी 5, ओल्ड डिमांड यानी ओरिजिनल डिमांड कितनी है हमारी 10। तो 5 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा? -5। -5 आ गया। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्राइस निकलेगा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस है हमारा 60, ओल्ड प्राइस है हमारा 20। 60 माइनस 20 40, 40 आ गया। उसी तरीके से P अपॉन Q, ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। तो ओल्ड प्राइस है हमारा 20, ओल्ड क्वांटिटी है हमारी 10। इसको सॉल्व करेंगे, आ गया हमारा -5 अपॉन में 20। तो -5 अपॉन 20 है। आप इसको ध्यान से देखो, नीचे वाला हमारा प्राइस होता है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। तो हमारे प्राइस में 20 का चेंज है, क्वांटिटी डिमांड में 5 का चेंज है। नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से है। तो हमारे प्राइस में चेंज ज्यादा है जबकि क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.25। तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कितना निकल के आया? नेगेटिव साइन को इग्नोर करोगे 0.25, यानी लेस देन 1 है। मैंने आपको बताया था रिलेटिवली इलास्टिक के केस में वैल्यू आती है लेस देन 1। अब इस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू का मतलब क्या है? अब ये कहता है कि अगर आपके प्राइस में 1% का चेंज आता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर 0.25% का चेंज आएगा। यानी अगर आपका प्राइस 1% से इंक्रीज करेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 0.25% से डिक्रीज करेगी, या फिर अगर आपका प्राइस 1% से डिक्रीज करेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 0.25% से इंक्रीज करेगी। तो यहां पर जो चेंज है वो कितने का है? 1% चेंज इन प्राइस इक्वल टू 0.25% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आप देखो ये जो माइनस साइन है ये है कोफिशिएंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप कहोगे -0.25, लेकिन आपसे सिर्फ पूछा जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप कहोगे 0.25। यानी कोफिशिएंट पूछा जाए तो -0.25 कहेंगे, जबकि सिर्फ अगर प्राइस इलास्टिसिटी पूछा जाए तो 0.25 होगा। अब देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया जहां पर हमें ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस दे रखा था, ओल्ड क्वांटिटी डिमांड न्यू क्वांटिटी डिमांड दे रखी थी। लेकिन हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
वो कहां पर लगेगा, वो यहां पर लगेगा। ये देखो, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, एज द प्राइस ऑफ द एक्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड डिमांड फॉर बाय 8%। कोई कमोडिटी है एक्स, उसका प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांड कितने से डिक्रीज हुई है, क्वांटिटी डिमांड हमारी 8% से डिक्रीज हुई है। तो यहां पर हमें परसेंटेज में डाटा मिल गया, हमारा काम और आसान हो गया। हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। तो हमारा काम और भी आसान हो गया, हम सीधे सीधे फॉर्मूले लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 8% से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया और 10% से प्राइस में चेंज आया, तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा 0.8। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 है। अब ये 0.8 का मतलब क्या है, 0.8 का मतलब है कि 1% चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 0.8% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी 1% प्राइस में चेंज आएगा तो 0.8% क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। तो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालना ही काफी नहीं है, उसका मतलब समझना भी जरूरी है। तीसरा हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या हम इसको ये भी कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की वैल्यू आती है 1। इस केस में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू एग्जैक्ट 1 आती है। अब वो 1 क्यों आती है उसको देखते हैं। क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस इन सेम प्रोपोर्शन एज द फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर चेंज कितने का आने वाला है, प्राइस के अंदर फॉल आएगा वो तो ठीक है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी, लेकिन कितने से बढ़ेगी हमारी क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड हमारी राइज करेगी इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी जितने से हमारा प्राइस कम होगा उतने से ही हमारी क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी। सेम प्रोपोर्शन में हमारी क्वांटिटी डिमांड राइज करने वाली है। तो यूनिटरी इलास्टिक के केस में हमारी क्वांटिटी डिमांड सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है जितने से हमारा प्राइस चेंज होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितने से हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा उतना ही इक्वल हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू एक बार। प्राइस हमारा पी था पहले, क्वांटिटी डिमांड हमारी क्यू थी, प्राइस हमारा कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ेगी, तो प्राइस पी से P1 पे आया, क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 पे आई। Q1 इधर आएगा, यहाँ पर पीछे चला गया थोड़ा सा, यहाँ पर आएगा, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी Q से Q1 पे आई। उसी तरीके से प्राइस जब हमारा इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होनी चाहिए, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी Q से Q2 पे आ गई। ये भी इधर आएगा, थोड़ा सा इधर खिसक गया। अब देखो यहाँ पर प्राइस हमारा जितने से कम हुआ क्वांटिटी डिमांड हमारी उतने से बढ़ी है। इसके कम होने का गैप देखो और इसके बढ़ने का गैप देखो, सेम है। उसी तरीके से प्राइस हमारा जितने से बढ़ा उतने से ही हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हुई, इसके बढ़ने का गैप और इसके कम होने का गैप सेम है। तो जितने से प्राइस कम हो रहा है उतने से ही डिमांड जो है बढ़ रही है, जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से ही डिमांड जो है कम हो रही है। तो इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो 1 आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी 1 आती है। तो इसको एक बार न्यूमेरिकल से देखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस जो है पहले 20 था तो क्वांटिटी डिमांड 100 थी, प्राइस बढ़ गया 20 से 30 हो गया, क्वांटिटी डिमांड 100 से 50 हो गई। फॉर्मूले में लगाओगे, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन क्यू। क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज आया, कैसे निकालेंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, 50 माइनस 100 माइनस 50, तो माइनस 50 आ गया। उसी तरीके से चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, 30 माइनस 20, 10 आ गया, P अपॉन Q, ओल्ड प्राइस आ गया हमारा 20, ओल्ड क्वांटिटी आ गई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 2। आप देखो यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिमांड में चेंज, और डिनोमिनेटर क्या शो कर रहा है, प्राइस में चेंज। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो प्राइस में 2 का चेंज आया है और डिमांड में भी 2 का चेंज आया है। माइनस साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से आ रहा है। तो प्राइस में 2 का चेंज आने की वजह से डिमांड में भी 2 का चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है। जबकि आप ऊपर देखो, ऊपर हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर न्यूमिनेटर हमारा चेंज इन डिमांड शो करता है और डिनोमिनेटर हमारा चेंज इन प्राइस शो करता है। तो डिनोमिनेटर के अंदर चेंज ज्यादा था, यानी प्राइस के अंदर चेंज ज्यादा था और डिमांड के अंदर चेंज कम था। प्राइस में चेंज ज्यादा था एज कंपेयर टू डिमांड, जबकि हमारा इसमें क्या है, प्राइस और डिमांड में सेम चेंज है, तो इसलिए जो वैल्यू आई वो आई -1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया, 1। मैंने आपको बोला था यूनिटरी इलास्टिक के केस में क्या होता है, वैल्यू एग्जैक्ट 1 आती है, प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू एग्जैक्ट 1 आती है, इक्वल टू 1 आती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 1% चेंज इन प्राइस इक्वल टू 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी प्राइस के अंदर 1% से चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी 1% से ही चेंज आएगा, यानी इक्वल चेंज है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है। अगर 1% से प्राइस इंक्रीज होगा तो 1% से ही डिमांड डिक्रीज होगी, या मैं कहूं 1% से ही प्राइस डिक्रीज होगा तो 1% से ही डिमांड इंक्रीज होगी। अब इसको अगर हम परसेंटेज वाले तरीके से सॉल्व करें, हमारे सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज बाय 5% एंड डिमांड फॉल बाय 5%। तो प्राइस 5% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड 5% से फॉल हुई, यानी सेम प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड फॉल हुई है। तो ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक का केस है। हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया। हम फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड के अंदर 5% चेंज है, प्राइस के अंदर भी 5% चेंज है। सॉल्व करा, वैल्यू आ गई 1, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया आपको, डाटा जिस तरीके से दिया हो हमें क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब कई बार क्या होता है, समटाइम्स व्हेन डिमांड कर्व एक्सटेंड टुवर्ड y एक्सिस एंड x एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म मैनर विदाउट टचिंग देम, इट टेक्स द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कई बार क्या होता है, डिमांड कर्व की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाती है। ये जो डिमांड कर्व है ये हमारा इस तरीके से बन रहा है। कई बार क्या होता है, जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो x एक्सिस के काफी नजदीक आ जाता है और y एक्सिस के भी नजदीक आ जाता है। तो दोनों ही जब सेम तरीके से नजदीक आते हैं, यानी ये जो डिमांड कर्व है ये
वाई एक्सिस के भी उतना ही नजदीक आता है जितना एक्स एक्सिस के नजदीक आता है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो डिमांड कर्व है ये कई बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। यानी आपको यूनिट इलास्टिक के केस में डिमांड कर्व की शेप इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है, इस तरीके से। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है रिलेटिवली इलास्टिक। अगले पॉइंट का नाम है रिलेटिवली इलास्टिक, या हम इसको बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या हम इसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड। अब इसका जो आंसर आता है वो आता है ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज्यादा। सबसे पहला वाला पॉइंट हमने देखा था परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसके अंदर वैल्यू आती थी 0। उसके बाद हमने देखा रिलेटिवली इनइलास्टिक, जिसमें वैल्यू आई लेस देन 1, 0 से ज्यादा थी लेकिन लेस देन 1 थी। उसके बाद हमने तीसरा देखा यूनिट इलास्टिक, जिसके अंदर वैल्यू आई इक्वल टू 1। फिर हम देख रहे हैं अपना फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर जो वैल्यू आएगी प्राइस इलास्टिसिटी की वो आएगी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज्यादा। तो इसके अंदर होगा क्या, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉल इन प्राइस होगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी लेकिन ग्रेटर प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। यानी प्राइस के अंदर जितना चेंज आएगा उससे ज्यादा चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड के अंदर। प्राइस जितने से कम होगा उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांड बढ़ने वाली है। हम इसको डायग्राम से देखते हैं, आपको समझ में आएगा। प्राइस पहले पी था और क्वांटिटी डिमांड क्यू थी। प्राइस जो है कम हुआ, प्राइस पी से P1 पे आया, क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 पे आ गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। प्राइस जो है फिर इंक्रीज हुआ, पी से P2 पे गया, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई, क्यू से Q2 पे आ गई। अब देखो यहाँ पर प्राइस में थोड़ा चेंज आया है, प्राइस थोड़े से कम हुआ है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। प्राइस में जितने से चेंज आया है उससे ज्यादा से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है। उसी तरीके से प्राइस थोड़ा बढ़ा है, क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा कम हुई है। यानी प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी डिमांड के अंदर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज हायर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको न्यूमेरिकल से देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ये जो है फ्लैटर है, फ्लैट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल फ्लैट नहीं है लेकिन काफी हद तक टेढ़ा होता जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिवली फ्लैटर। ये रिलेटिवली फ्लैटर है, इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस पहले 20 था, क्वांटिटी डिमांड 500 था। प्राइस जो है 20 से 30 हो गया, क्वांटिटी डिमांड 500 से 100 हो गया, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुआ। फॉर्मूले पे लगाएंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 500 निकल के आएगा -400। उसी तरीके से चेंज इन प्राइस 30 माइनस 20 10, चेंज इन प्राइस आ गया 10। ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस था 20, ओल्ड क्वांटिटी थी 500, 20 अपॉन 500 सॉल्व करेंगे इसको, 2 0 से 2 0 गया, 10 2 20, तो यहाँ पर आ गया -8 अपॉन 5। नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हमारा प्राइस, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है हमारा डिमांड। प्राइस में चेंज कम है एज कंपैरिजन टू डिमांड। प्राइस में 5 का चेंज है, डिमांड में 8 का चेंज है। डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम है, तो इसको सॉल्व करेंगे -1.6। प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही है 1.6। अब ये 1.6 क्या कहती है आपको मालूम है, 1% चेंज इन प्राइस इक्वल टू 1.6% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी प्राइस में अगर 1% का चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में 1.6% का चेंज आएगा, यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंज ग्रेटर प्रोपोर्शन में आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। अब अगर हम इसको परसेंटेज वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस बाय 5% एंड डिमांड फॉल बाय 8%। तो यहाँ पर प्राइस एक्स का कितने से इंक्रीज हुआ है, 5% से, डिमांड फॉल हुई है 8% से। तो प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो कम हुआ है, जबकि डिमांड में जो फॉल आया है वो ज्यादा है। तो ये हमारा केस कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया रिलेटिवली इलास्टिक का केस। इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है 8%, चेंज इन प्राइस कितना है 5%, 1.6 आ जाएगा। अब 1.6 मोर देन 1 है यानी ग्रेटर देन 1 है, तो यही कहा था हमने कि रिलेटिवली इलास्टिक के केस में क्या होगा, वैल्यू जो आएगी प्राइस इलास्टिसिटी की वो मोर देन 1 आएगी, यानी 1 से ज्यादा आएगी। तो लास्ट पॉइंट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। सबसे पहला पॉइंट था हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें हमारी वैल्यू आती थी 0। वहां पर प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता था, यानी उसकी डिमांड जो थी वो बिल्कुल इनइलास्टिक थी, परफेक्टली इनइलास्टिक थी। उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता था उसकी डिमांड के अंदर, प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए। लेकिन यहां पर जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये क्या कहता है, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड के अंदर चेंज आएगा तो परफेक्टली चेंज आएगा, यानी बहुत ज्यादा चेंज आएगा। फर्स्ट पॉइंट के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं था, लेकिन लास्ट पॉइंट ठीक अपोजिट है इसका, यहां पर बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है, डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है वो इंफिनिटी आती है, यानी आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इस केस में हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर इमेजरेबल चेंज आता है, इतना उल्टा सीधा चेंज आएगा कि वो मेजरेबल ही नहीं है। प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बिल्कुल स्लाइट चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है कि जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन डिमांड जो है वो तो बहुत तेजी से हमारी कम ज्यादा हो रही है, इतनी तेजी से कम ज्यादा हो रही है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। अब इसमें होता क्या है देख लेते हैं। क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस infinite to slight fall in price of the commodity and vice versa, that is there is an immeasurable change in quantity demand for a little change in price of the commodity। तो यहां पर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड के अंदर इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चेंज आ जाएगा, कुछ नहीं पता कितना चेंज आ रहा है, हम मेजर ही नहीं कर पा रहे। जबकि प्राइस के अंदर कितना चेंज आया है, स्लाइटली चेंज आया है, बहुत थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड के अंदर इनफाइनाइट चेंज आ रहा है। प्राइस हमारी थोड़ी सी कम हुई, क्वांटिटी डिमांड हमारी इनफाइनाइट बढ़ गई।
कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। इमेजरेबल चेंज है हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर। फॉर ए लिटिल चेंज, बहुत थोड़ा सा चेंज किया हमने प्राइस को। अब ये किस सिचुएशन में होता है, किस केस में होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, तो प्राइस के अंदर इतना कम चेंज है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे, तो हम कह सकते हैं प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। और क्वांटिटी डिमांड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, अपने आप ही चेंज होती जा रही है। ये डायग्राम देखो, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर कुछ खास चेंज नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। और क्वांटिटी डिमांड जो है हमारी, वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। क्वांटिटी डिमांड कभी यहां पे चली जा रही है, कभी यहां पे चली जा रही है, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी आगे पीछे होती जा रही है, जबकि प्राइस हमारा सेम ही है। तो इस केस में जो हमारा डिमांड कब बनता है, वो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये किस केस में होता है, सपोज एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, उसके अंदर दो दुकानें, आमने सामने दो दुकानें, और दोनों ही दुकानों में समोसा बिकता है, और दोनों के ही समोसे का प्राइस 15 रुपए है, यानी दोनों ही 15 रुपए में एक समोसा बेचते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम है, लगभग थोड़ा बहुत फर्क है, यानी दोनों ही सेम तरीके का समोसा बनाते हैं। अब सपोज किसी एक ने जो है अपने समोसे का प्राइस 15 से घटा के 13 कर दिया, 13 रुपए कर दिया, यानी थोड़ा सा चेंज किया उसने अपने प्राइस के अंदर, और दूसरे ने प्राइस अभी भी 15 ही करा हुआ है। अब एक का प्राइस 13 हो चुका है, दूसरे का प्राइस 15 हो चुका है। अब हो क्या रहा है, जैसे ही उसने प्राइस कम करा, थोड़ा सा कम करा, प्राइस में बहुत मामूली सा चेंज है, लेकिन दूसरे वाले के कस्टमर भी जो है इसके पास आके शिफ्ट हो गए, क्योंकि दोनों का ही समोसा सेम है, तो लोग जो है सस्ता समोसा खरीदने लग गए। लोग देखने लग गए दोनों में से प्राइस किसका कम है, तो बहुत सारे कस्टमर जो दूसरी दुकान के थे वो इस दुकान में आके शिफ्ट हो गए, क्योंकि इसने अपना प्राइस में मामूली सा चेंज करा, लेकिन समोसा इसका सस्ता हो गया। तो प्राइस भले इसने थोड़ा सा कम करा, लेकिन उसके बहुत सारे कस्टमर इसकी दुकान में आके शिफ्ट हो गए, क्योंकि दुकान आमने सामने है। तो कस्टमर तो ये देखेगा ना, वो 15 का दे रहा है, वो 13 का दे रहा है, तो मैं 13 वाले में जाता हूं। तो प्राइस के अंदर उसने मामूली चेंज किया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया। अब ये क्वांटिटी डिमांड के अंदर इतना ज्यादा चेंज क्यों आया, वो चेंज इसलिए आया जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर दो कॉम्पिटिटर एक साथ आमने सामने आ जाते हैं, या अगल बगल में आ जाते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो वहां पर अगर कोई भी एक अपने प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज करता है, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर मान लो उसने प्राइस 13 की जगह 17 कर दिया होता या 16 कर दिया होता, यानी प्राइस कम करने की जगह प्राइस बढ़ा दिया होता, तो ठीक इसका उल्टा हो जाता, इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आ जाती और इसके कस्टमर जो है वो 15 रुपए वाले समोसे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इसकी डिमांड एकदम से कम हो जाती, जबकि इसने प्राइस के अंदर बहुत मामूली चेंज किया था। तो जहां पर किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर बहुत सारी शॉप होती हैं और वहां पर सेम तरीके की कॉमोडिटी, सेम तरीके का प्रोडक्ट बिक रहा होता है, तो उस केस में अगर आप अपने प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाओगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपकी डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। तो इसीलिए जो है वहां पर कोई भी अकेले प्राइस में चेंज करने का रिस्क नहीं लेता, सब मिलकर प्लान करके प्राइस में चेंजेस करते हैं, ताकि कंज्यूमर के पास कोई भी ऑप्शन ना रहे सस्ता वाला। तो इसीलिए इस तरीके की मार्केट के अंदर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता, प्राइस में कोई चेंज करता ही नहीं है, करते हैं तो सब इकट्ठे करते हैं, लेकिन अगर किसी ने भी अकेले प्राइस में चेंज कर दिया तो फिर उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्राइस है हमारे सामने, क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस पहले 30 था, क्वांटिटी डिमांड 100 थी, प्राइस अभी भी 30 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड 100 से 400 हो गई। तो इसकी इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में इसको पुट कर लो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 400 माइनस 100 यानी माइनस 300। चेंज इन प्राइस कितना है, 30 माइनस 30 0। ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस था हमारा 30, ओल्ड क्वांटिटी थी हमारी 100, 30 अपॉन 100 सॉल्व करेंगे इसको, 90 अपॉन 0। अब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो आएगा नहीं, आंसर तो इनफाइनाइट आएगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अब इन सबको इकट्ठे देखते हैं, यानी ये पांचों इलास्टिसिटी को इकट्ठे देखते हैं। उससे पहले आप ये देखो, आपके सामने पूरा एक स्केल दे रखा है। हमारी प्राइस इलास्टिसिटी मेजरली 3 होती है, 0, 1 और इनफाइनाइट। बाकी तो 2 इन्हीं के बीच में होती है। 1 कब होती है, जब यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है, यानी हमारी जब यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है तो उस केस में हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू कितनी आती है, 1। अब 0 कब होती है, 0 होती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक के केस में, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद ही नहीं है, यानी हमारी प्राइस के अंदर जितना मर्जी चेंज आ जाए, हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं है, हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर 0 चेंज है, तो 0 चेंज आता है, इसीलिए हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 आती है। और इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है, यानी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आता है, इतना चेंज आता है कि उसको मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट चेंज आ जाता है। अब बाकी दो वैल्यू जो है इनके बीच में आती है। लेस देन 1 की अगर हम बात करें, यानी 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, उसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक तो हमारी 1 होती है, तो 1 से कम है, तो इसीलिए लेस देन यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। या इसका एक और नाम होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी ये इनइलास्टिक नहीं है लेकिन रिलेटिवली इनइलास्टिक है। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस के अंदर हमारा चेंज आएगा, लेकिन हमारे क्वांटिटी डिमांड के अंदर लेसर प्रोपोर्शन में चेंज आता है, यानी प्राइस में चेंज ज्यादा होगा और क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम होगा। तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है,
तो इसीलिए ये इनइलास्टिक तो नहीं कह सकते हम इसको, इसकी डिमांड इनइलास्टिक नहीं है, यानी रिस्पॉन्स तो कर रही है लेकिन एज कंपैरिजन टू प्राइस कम रिस्पॉन्स कर रही है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक नाम होता है इसका। इसमें जो वैल्यू आती है वो हमारी पॉइंट में आती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मोर देन वन वैल्यू आएगी, यानी इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी मोर देन वन से ज्यादा। वन होता है तो क्या कहते हैं, यूनिट इलास्टिक, वन से ज्यादा होगा मोर देन यूनिट इलास्टिक, या हम इसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब हो गया चेंज आना, रिस्पॉन्ड करना, तो ये रिस्पॉन्ड कुछ ज्यादा ही करता है। प्राइस के अंदर जितना चेंज आता है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आता है, तो यहाँ पर प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज आता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आती है ग्रेटर देन वन। तो आपको सबके नाम क्लियर हो गए क्या, इसके नाम ये सब क्यों पड़े। तो टोटल 5 वैल्यू हमारी आएंगी, 0, 1 और इनफाइनाइट, और बाकी 2 वैल्यू उसके बीच में होगी, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अब देखो इसको इकट्ठे अगर हम देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है। तो सबसे पहला हो गया हमारा ये परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आएगी। दूसरा है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक, उस केस में हमारी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये होता है हमारा स्टीपर, ये स्टीपर है। तीसरा है हमारा यूनिट इलास्टिक, इस केस में हमारी वैल्यू 1 आती है। फोर्थ है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक, इस केस में वैल्यू कितनी आती है, ग्रेटर देन 1। और लास्ट है हमारा जो कि बनता है हॉरिजॉन्टल, वो होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। अगर मैं बात करूं रियल लाइफ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी वेरी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, बट इन रियल लाइफ वी कैन अक्रॉस मोस्टली 3 टाइप्स। लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें, यानी प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली 3 ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकली 5 हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 3 ही होते हैं, एक लेस देन 1, दूसरा इक्वल टू 1 और तीसरा ग्रेटर देन 1। Thus more flatter the demand curve is higher is the value of price elasticity of demand and more steeper the demand curve is lower the value of price elasticity of demand। तो हमें पता है जितना ज्यादा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी फ्लैटर होगा उतनी ही हायर हमारी वैल्यू होगी। ये फ्लैटर जब इतना था तो वैल्यू 1 थी, जितना ज्यादा फ्लैटर होता गया वैल्यू 1 से ज्यादा होती गई, बिल्कुल ही फ्लैटर हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। तो जितना ज्यादा फ्लैटर होता जाएगा उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा स्टीपर होता जाएगा यानी 1 से पीछे आता जाएगा, यहाँ पर ये स्टीपर होता जा रहा है तो उतनी ही ज्यादा वैल्यू कम होती जाएगी, लोअर वैल्यू होती जाएगी, यानी 1 से कम होती जाएगी। बहुत ज्यादा स्टीपर हो गया, पूरी तरह स्टीपर हो गया और वैल्यू 0 हो गई। इफ द कर्व इज परफेक्टली स्टीपर, अगर पूरी तरह से स्टीपर हो जाए तो उसको वर्टिकल बोल देंगे हम। तो पूरी तरीके से स्टीपर हो गया तो वैल्यू 0 हो गई, वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज 0, तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अगर हम परफेक्टली फ्लैटर बोलते हैं, पूरी तरीके से फ्लैट हो जाए यानी हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो यहाँ पर जो है वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्लियर हो गया आपको।